तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में इम्पल्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी SI यूनिट इसका है kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, इम्पल्स का जो मेन डेफिनेशन है वो है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यानी आई वेक्टर इक्वल टू है डेल्टा पी वेक्टर या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मोमेंट चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ impulse is always along the direction of change in momentum. Since F vector equal to a dp vector by dt या dp vector equal to होता है F vector dt, तो therefore impulse equal to होगा F vector dt। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। लिख लिया सबने? सर एक मिनट। लिख लिया ना? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस इम्पल्स।
तो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स जब भी हम बात करते हैं तो भी चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में जो फोर्स की क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, तो इन short time interval force acts in large quantity. In short time interval, force acts in large quantity and body feels jerk at that instant. ओके, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जो लार्ज फोर्स लग रहा है उसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं होगी और जो ड्यूरेशन है वो भी हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा फोर्स एफ वेक्टर डी टी वो हमें मालूम रहेगा कैसे, चेंज इन मोमेंटम से। ठीक है, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, यानी अगर मैं एफ और टी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो उस इंस्टेंट में आप देखोगे ऐसे अपने को पीक नजर आएगा एक तरह से। ठीक है, और ये टाइम इंटरवल है डी टी, और एक स्मॉल टाइम इंटरवल में ये फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, लार्ज होगी। तो यहाँ जो डी पी वेक्टर इक्वल टू होगा तो एफ डी टी होगा, और ये हमारे पास में यहाँ भी इम्पल्स का कॉन्सेप्ट तो वही है, चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एफ है वो लार्ज क्वांटिटी का फोर्स है, यानी ये भी कह सकता हूँ मैं एफ क्या है, यहाँ एक तरह से इम्पल्सिव फोर्स है। which acts on the body in short time interval। और इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको हमेशा क्या देगा, एफ और टी फोर्स और टाइम में जो ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा आपको क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, यानी इम्पल्स देगा वो। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ, एरिया अंडर द एफ टी कर्व gives the change in momentum। ठीक है, लिख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो समझ में आएगा आपको। लिख लिया।
लिख लिया सबने? यस सर, हो गया। अच्छा, यहाँ एवरेज फोर्स पे हम लोग देख सकते हैं। एवरेज फोर्स कैसे देखते हैं? सिंस आई वेक्टर इक्वल टू क्या है, डीपी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डी टी, है ना। तो अगर मैं यहाँ एफ एवरेज वेक्टर की बात करूँ और ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी वेक्टर। तो हो गया हमारे पास में एफ एवरेज वेक्टर इक्वल टू होगा डेल्टा टी। तो एफ एवरेज इक्वल टू होता है डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये एवरेज फोर्स होगा। यानी इस डेल्टा टी टाइम के लिए, यानी अगर मैं ऐसे समझूं कि T1 से T2 गए, तो डेल्टा टी क्या हो गया, T1 T2 माइनस T1 हो गया। और एफ एवरेज, यानी एक तरह से मैंने इसको उस इंटरवल के लिए कांस्टेंट फोर्स मान लिया, यानी एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, या एवरेज आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीका है। देखिए, हमें मालूम है कि ए एवरेज वेक्टर क्या होता है, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या गया, देखो एम ए एवरेज वेक्टर क्या हो गया, एफ एवरेज वेक्टर इक्वल टू, और ये क्या है, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी। और आपको ये मालूम है डेल्टा का भी लेते हैं हम लोग जब फाइनाइट डिफरेंस होता है, यानी इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल डिफरेंस नहीं होना चाहिए तब। तो आप एवरेज ऐसे भी देख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? यस सर। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 17, the hero of a stunt film fires 50 gram bullets from a machine gun each at a speed of 1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी हर एक बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम, यानी 50 इंटू 10⁻³ kg, और स्पीड यहाँ दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1000 मीटर पर सेकंड। इफ ही फायर्स 20 बुलेट्स इन 4 सेकंड्स, है ना, तो व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन। तो ये मान लो मशीन गन है इस तरह से, और यहाँ से बुलेट फायर कर रहा है, तो पर सेकंड यानी पर सेकंड कितना बुलेट जा रहा है, लेकिन 5, है ना, ये मतलब हुआ ना 20 बुलेट्स इन 4 सेकंड। तो यानी 1 सेकंड में कितनी बुलेट होगी, 20/4, यानी 5 बुलेट्स जा रहा है। वन सेकंड में 5 बुलेट्स जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ देखो कि अगर एक बॉल जा रही, मान लो पहले एक बॉल की बात करता हूँ मैं यहाँ, तो होता क्या है कि आप देखो पहले ये बॉल तो अंदर था ना, ये बॉल जब बाहर आएगा तो इसको ये वेलोसिटी v मिला, इसका मास m है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम चेंज हुआ, जितना फोर्स इसको इधर लग रहा है n, उतना ही तो इसको इधर लगेगा कि नहीं लगेगा n, क्योंकि n क्या होगा यहाँ, इम्पल्सिव फोर्स होगा, है ना। तो यानी n इक्वल टू क्या होगा, यानी n dt इक्वल टू ये हो जाएगा mv माइनस 0 ना, ये क्या इम्पल्स लगा कि नहीं लगा बुलेट पर, तो ये क्या हो गया, इम्पल्स ऑन बुलेट हुआ कि नहीं हुआ, इम्पल्स ऑन बुलेट हुआ है, तो उतना ही इम्पल्स इसको भी लग रहा है, यानी एन डी टी, अगर इम्पल्स इसको लग रहा है तो उतना ही एन डी टी इम्पल्स इसको भी लग रहा है। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो हमें तो एवरेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, एन इक्वल टू एम वी, है ना। तो ये एक बुलेट की वजह से, लेकिन ये क्या है, एक बुलेट की वजह से, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि हमें क्या बताना, ऑन एवरेज फोर्स बताना है ना। तो चेंज इन मोमेंटम मैंने लिया, यानी एन डी टी इक्वल टू एम वी माइनस 0, इम्पल्स ऑन बुलेट हो गया, तो उतना इम्पल्स किसको लगेगा, इसको भी लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये एम वी बाई डी टी हो गया। तो ये किसकी वजह से, लेकिन एक बुलेट की वजह से है ना, है कि नहीं। तो अब इसमें कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ डी टी तो अपने को पता नहीं है। तो रुपए एक मिनट, कैसे करना है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। हाँ वो कर लो, रुको देखो, ये तो एक का लिखा था मैंने, और अगर ऐसे मान लो कितने हैं टोटल, एन नॉट मान लेता हूँ मैं, है ना, 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स जा रही हैं, यानी ये बुलेट्स क्या है, पर सेकंड है ना, यानी एन नॉट डी टी जो है एक्चुअली आपको 5 दिया हुआ है, ये कितना है, ये बुलेट्स, सर एक बुलेट को 1/5 सेकेंड करके भी कर सकते हैं। एक बुलेट के लिए हाँ एक 1/5 बुलेट का भी सेकेंड। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, एक बुलेट को कितना है टाइम लग रहा है, एक तरह से 4/20 लग रहा है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी आप ऐसे भी कर लो। चलो ये तो आ गया हमारे पास में, इसको हटा देते हैं, ये तो इम्पल्स आ गया उन्हें, उसको भी हटा देते हैं अभी। तो एक बुलेट का हमने लिखा, तो यहाँ से देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो 1 बुलेट इन 4/20 सेकंड, है ना। तो ये तो टाइम लगा ना, तो यहाँ लिख देंगे, तो एन इंटू डी टी की जगह क्या लिखोगे आप, 4/20 इक्वल टू एम इंटू वी। तो एन क्या दरअसल यहाँ, एन जो है हमारे पास एक तरह से ये एफ एवरेज डेल्टा टी है ना, या इसको आप चाहो तो एन एवरेज कर लो, तो एन एवरेज इक्वल टू हो गया 20/4 इंटू एम कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू कितना है 1000, तो हमारे पास कितना हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया हमारे पास में 5 का कितना हो गया 250 न्यूटन, ये ऑन एवरेज फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है 250 न्यूटन आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, लिख लो। ये वाला पार्ट नहीं लिखना है,
अब ये जो ऑन एवरेज फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है इसको, गन को? लेफ्ट साइड में लग रहा है। इसका मतलब है कि हीरो को इधर की तरफ उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। राइट साइड में, तभी ये गन क्या रहेगा, रेस्ट पे बना रहेगा। अब जैसे और भी क्वेश्चन है वो भी करवाता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर, हो गया। अब जैसे एग्जांपल 18 है, तो यहाँ अपने को एक पेन दिया हुआ है, इसका मास m है और ये लाइट स्ट्रिंग है, ये पुली है। और यहाँ ये ब्लॉक है, इसका मास m है और इसका भी मास m है, तो ये दोनों क्या रुके हुए रहेंगे, रेस्ट पर है। लेकिन ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m and a pan of equal mass are connected by string going or smooth light pulley. Initially the system is at rest, and when a particle of mass m falls on the pan and it sticks to it, यानी एक पार्टिकल आ रहा है तो टकराने के जस्ट पहले की स्पीड है ये, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी तो स्पीड चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ जो v है जस्ट टकराने के पहले की स्पीड है। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास m falls on the pan and sticks to it. If the particle strike the pan with speed v, जब ये स्ट्राइक करा तो इसकी स्पीड v है, find the speed with which the system moves just after the collision. तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये तो आप just before striking, और ये जाके ऐसे स्टिक कर गया। तो स्टिक करने के तुरंत बाद मान लेते हैं सिस्टम की वेलोसिटी v हो गई, तो इसकी भी तो v होगी क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो ये जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। ओके, तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, आप देख रहे हो कि पेन की पहले वेलोसिटी 0 थी और ये जो ब्लॉक इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन बाद में दोनों की वेलोसिटी v हो गई। तो ये v से आ रहा था, तो मान लेते हैं सॉरी ये v नॉट हो जाएगा, आप v नहीं ले सकते उसको, ये क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ कि जो पार्टिकल आ रहा है, तो फॉर पार्टिकल, तो पार्टिकल को देखो आप, इस पार्टिकल पर इम्पल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, मान लेते हैं n लग रहा होगा। तो टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, v, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v नॉट हो गई।
ठीक, तो दोनों टाइम मैंने वेलोसिटी नीचे रखा, तो यहाँ इक्वेशन लिखूंगा डेल्टा टी टाइम के लिए बात कर रहा हूँ या डी टी टाइम के लिए बात कर रहा हूँ। तो इम्पल्स इक्वेशन है हमारे पास में, तो क्या होती है ए फैक्टर डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप देख रहे हो इसका ए फैक्टर तो ऊपर की तरफ है यानी एन डी टी, यानी ये किधर है, एक तरह से जे कैप लूंगा मैं, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे माइनस एम वी नॉट जे कैप माइनस क्या हो जाएगा एम वी जे कैप। ये समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। तो आप देखो यहाँ से एन डी टी इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे माइनस एम वी नॉट प्लस एम वी। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये लिख लो पहले। अब यहाँ मैंने एम जी क्यों नहीं लिया भाई, एम जी भी तो फोर्स है, लेकिन एम जी क्या है यहाँ इस पर नॉन इम्पल्सिव है ना, तो ये इम्पल्सिव इक्वेशन के जब लिखेंगे तो फिर एम जी को हम लोग यहाँ नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि ये जो होगा इमीडिएटली चेंज आएगा, क्योंकि जैसे टकराएगा सिस्टम उसी इंस्टेंट पर पूरे सिस्टम की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। यानी इमीडिएटली मास जो एम है ये ब्लॉक है उसकी भी वेलोसिटी वी नॉट ऊपर हो जाएगी, और ये पैन और बॉल जो है टकराया है, ये जो पार्टिकल टकराया है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नॉट हो जाएगी। लिख लिया? हाँ सर। अब बात करते हैं पैन के बारे में। अब पैन पे देखो कौन कौन से, क्योंकि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक टी भी तो लग रहा है, लेकिन टी ऊपर की तरफ लगेगा तो टी क्या हो जाता है इम्पल्सिव हो जाता है, इस केस में इम्पल्सिव होगा, तो टी डी टी इम्पल्स इसको ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है इसको एन डी टी लग रहा है। इसकी पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ वी नॉट हो गई, तो इसके लिए इक्वेशन लिखो। तो क्या हो जाएगी इसके लिए इक्वेशन, तो एन डी टी यानी नेट फोर्स लिखो, अगर आप क्या लिखोगे इस पे एक तरह से एन माइनस टी डी टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है ना, क्योंकि ये भी क्या लिखोगे देखो आप जे कैप, या ऐसे कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वेक्टर में चलेंगे तो क्या लिखेंगे देखो, इस पर नेट फोर्स अगर आप देखो क्या लिखोगे टी जे कैप माइनस एन जे कैप डी टी इक्वल टू माइनस एम वी नॉट जे कैप, इनिशियल तो 0 था, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली एन माइनस टी डी टी इक्वल टू एम वी नॉट ना, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओके फिर आपको एक और तरीका बताऊंगा मैं स्पीड निकालने का। यहाँ ये तो कॉन्सेप्ट है ही हमारे पास में। अब जैसे फॉर ब्लॉक तो ब्लॉक का देखो आप ऊपर की तरफ क्या लगेगा इसको टी डी टी लगेगा, और इसके चेंज इन मोमेंटम भी उधर ही हुआ, क्या लिखेंगे यहाँ टी डी टी जे कैप इक्वल टू एम वी नॉट जे कैप माइनस 0,
यानी टी डी टी इक्वल टू हो गया एम वी नॉट। इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड करो तो, या ऐसा करते हैं एन डी टी और डी टी की वैल्यू है इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग एन डी टी और टी डी टी की वैल्यू 2 में रख देते हैं। एन डी टी क्या है यहाँ, माइनस एम वी नॉट प्लस एम वी माइनस एम वी नॉट, और ये इक्वल टू क्या हो गया एम वी नॉट। तो आप देख रहे हो कि एम वी इक्वल टू क्या हो गया 3 mv नॉट, यानी वी नॉट इक्वल टू आ गया v/3। ये आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बताया मैंने यहाँ कि कैसे इम्पल्स वाली इक्वेशन को यूज करना है। कैसे वेक्टर में लिखना है ये भी बता दिया इसलिए मैंने, है ना। अब आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं, लिखो जल्दी से। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब देखो आपको एक और तरीका बताता हूँ मैं। भाई अगर यहाँ इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो जब ये टकराएगा तो यहाँ टी भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा, यहाँ भी टी इम्पल्सिव हो जाएगा, तो यहाँ का जो टी है वो भी इम्पल्सिव होगा। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो यहाँ इम्पल्सिव अगर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर आएगा वो इम्पल्सिव फोर्स, तो है ना। और यहाँ ये जो पार्टिकल है या कैसे स्ट्राइक कर रहा है, ये v स्पीड से आ रहा है, इसका मास m है, इसका भी m है, इसका भी m है, तो ये तो हुआ जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो क्या हो जाएगा ये जाके ऐसे चिपक गया, ये ब्लॉक है, इन सबकी वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया v नॉट, तो मोमेंटम कंजर्व करवा दें। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्यों, इसकी वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग। तो इनिशियल मोमेंटम एम वी इक्वल टू, फाइनली तीनों एक साथ जा रहे हैं 3mv नॉट। तो हमारे पास v नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, v/3 आ गया। तो ये आंसर है। बात समझ में आ गई? ऐसे कर सकते हो आप। एग्जाम्पल 19 करिए आप लोग इसको लिखने के बाद।
हो गया? यस सर। अरे वाह, गुड। मैंने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर हाँ कौन सर सा हो दिया गया। था? 19। मैं बताऊं क्या एग्जाम्पल 19? बताना है क्या? अरे कुछ तो बोलेंगे आप लोग। हो गया है सर। यस सर। सबने कर लिया? संस्कार बताना है या कर लिया है? चलिए, हो गया मतलब। हाँ? चलो ऊपर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आया था। एग्जाम्पल 9। ये कह रहा है शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद a speed of 100 मीटर पर सेकंड at an angle 60 degree with the horizontal positive direction. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक शेल को फायर किया गया है जो ऐसे जाएगा। ये इसकी जो स्पीड है वो u है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है। ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। यहाँ जो u दिया है अपने को 100 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है एक शेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री at an angle 60 degree with the horizontal positive x direction. At the highest point of its trajectory, the shell explodes into two equal fragments. One of the fragments moves along the negative x direction with speed. यानी highest point पे पहुंच गया। तो इधर इसका velocity component क्या होगा? u cos 60। ये तो था just before explosion। ये तो है just before explosion। just after explosion अगर बात करें, तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो रहा है? ये दो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसका एक फ्रेगमेंट इधर जा रहा है, इसका मास एम है, इसका भी एम है, और इधर ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखो इसको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है, पहली बात। तो दूसरा, वर्टिकल में अगर है भी, तो अगर इसका मास एम है तो ये क्या हो जाएंगे? m/2 हो जाएंगे। तो आप ये देखो, अगर वर्टिकल में है भी तो एम जी है, और एम जी क्या होता है? नॉन इम्पल्सिव है। और जब एक्सप्लोजन हो रहा है तो यहाँ जो फोर्सेस डेवलप हुए हैं इंटरनल, क्योंकि जितना इंटरनल फोर्स इसको लग रहा है उतना ही इसको लग रहा है। तो हमने बात किया कि इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। मैंने क्या कहा? इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं तो सेंटर मास की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसका मतलब है कि सेंटर मास तो इसी पाथ पे मूव करता रहेगा। यानी एक्सप्लोजन के पहले इसका पाथ ये था पूरी बॉडी का, तो वो यही बना रहेगा। तो अब यहाँ क्या होगा? एक्चुअली
कि इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v हो जाती है, तो मालूम है यहाँ क्या होगा, ये इस तरह से दोनों मूव करेंगे कि ये इस तरह से यहाँ मूव कर रहा होगा और ये इस तरह से यहाँ मूव कर रहा होगा कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहाँ बना रहे। हमारी बात में ये इस तरह से मूव करेंगे दोनों, तो दोनों का सेंटर मास यहाँ, यानी कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पहुंचता भी है इसका सेंटर मास यहाँ रहना चाहिए। ये इस तरह से मूव करेंगे, यानी सेंटर मास की मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस है यहाँ वो वैसे भी इतने ज्यादा है, तभी तो एक्सप्लोजन हुआ है। और mg जो लग रहा हो तो डाउनवर्ड है और नॉन इम्पल्सिव है, तो इसमें एक्सप्लोजन में जो इम्पल्सिव फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सेंटर मास के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ क्या करेंगे, वैसे तो मोमेंटम कंजर्व करवा लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या सिस्टम का, तो m यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो m u cos 60 ना इक्वल टू फाइनल माइनस m/2 इंटू 50 प्लस m/2 इंटू v, तो ये हो गया m u कितना 100 और ये 1/2 इक्वल टू माइनस 50/2 m प्लस m/2 इंटू वी। यहाँ देखो m/2 से तो m/2 कैंसिल आउट हो गया, तो 100 प्लस 50 इक्वल टू वी, यानी यहाँ स्पीड आ गई इसकी v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। ये आंसर होगा। बात समझ में आ गई? भाई बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। तो लिख लीजिए इसको। अच्छा, यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है क्या वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो mg लग रहा है वो तो नॉन इम्पल्सिव है, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस का उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो एक पॉइंट में नोट डाल के लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि आगे जरूरत भी पड़ेगी, है ना। एक नोट लिखवाता हूँ मैं यहाँ। लिख लिया? हाँ सर। एक नोट लिखेंगे, काम आएगा अपने को ये। पहले नोट लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। If during collision अभी चलो लिख लो पहले इसको।
पहले ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा. इफ ड्यूरिंग कोलिजन internal forces are very large as compared to external इस तरह से लिखो. If during collision internal impulsive forces are very large as compared to external non-impulsive forces, then momentum can be conserved. Then momentum conserved at the time of explosion or collision. ठीक है. If during collision internal impulsive forces are very large as compared to external non-impulsive forces, the momentum can be conserved at the time of explosion or collision. Since external non-impulsive forces can be neglected at that time. इस टाइम जब एक्सप्लोजन या कोलिजन हो रहा है तब. ठीक है. तो वही काम मैंने वहां किया है. अभी समझ में आया क्या कर रहा था मैं वहां? कीर्ति समझ में आया? यस सर. तो अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 7 करना है. उससे और क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट.
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिए। ये प्रॉब्लम नंबर 7 भी कर लो फिर। यस सर। कर लिया? ओके। हो गया सर। गुड। हो गया। गुड। नहीं हुआ तो बताऊं क्या मैं? बताना गया। है क्या? सबने कर लिया? अगर ये कर लिया तो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हमारा इसमें, कोलिजन। It is an event in which large quantity
force acts between the bodies due to which velocities of bodies are changed. ठीक है, अब लार्ज क्वांटिटी फोर्स मतलब ये एक तरह से इम्पल्सिव फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ कोलिजन को हम लोग दो तरह से इसको डिवाइड करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन. एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, on the basis of energy conservation. या on the basis of energy लिख देते तब भी चलेगा. इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हेड ऑन कॉलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कॉलिजन. इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इलास्टिक कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन और एक होगा पार्शली इनइलास्टिक और पार्शली इलास्टिक. अच्छा, यहाँ जो मैंने लिखा है इलास्टिक कॉलिजन, इसका मतलब होगा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन. इनइलास्टिक कॉलिजन मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन भी बोलेंगे, और पार्शली इनइलास्टिक और पार्शली इलास्टिक कॉलिजन. इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है. पहले समझ लेते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, फिर आएंगे इस पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वाले पार्ट पर. लिख लिया? It is head on. It is head on collision.
लिख लिया? लिख लिया सर। पहले समझते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। इसी को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिजन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन अरे कितनी बार लिखी ड्यूरिंग कॉलिजन it is always along the common normal। ठीक है, it is a line along which collision is happening। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं पहले हेड ऑन कॉलिजन की बात करूं, तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है velocities of bodies are along line of impact before and after collision। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी है मान लो, इनके बीच में मान लो ये है ना, मान लो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन के पहले यानी तो हुआ बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन मान लो इनकी वेलोसिटीज ऐसे हो जाती है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। एग्जांपल लिया मैंने, मान लो ये u1 u2 से आ रहा था, ये u1 से, ये v1 से जा रहा है, v2 से आ रहा है। जब इनका कॉलिजन हुआ तो इनका कॉमन नॉर्मल इधर रहा होगा। आ रही बात समझ में? यानी ड्यूरिंग द कॉलिजन इनके बीच में ऐसे कांटेक्ट हुआ होगा। तो ये जो कॉमन नॉर्मल के अलग जो लाइन जा रही है, ये इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इसको नॉर्मल अगर इधर लग रहा है तो इसको इधर लग रहा होगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो लाइन कॉमन नॉर्मल के अलोंग पास होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉलिजन भी इसी लाइन के अलोंग होता है। तो हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, वेलोसिटीज लाइन के अलोंग होती है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? Yes, sir. लिख यस लीजिए। सर।
लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे ऑब्लिक कॉलिजन की बात करें, तो ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होगा कि मान लो जैसे कि ये बॉडी है ना, ये इधर कहीं जा रही है मान लो, लिख लो ये। लिख लिया? ऑब्लिक कॉलिजन में क्या हो रहा है कि some bodies velocities of some bodies may or may not, velocity of some bodies may or may not be along the line of impact before and after collision. तो मतलब क्या हुआ देखो यहाँ, मान लो जैसे कि ये बॉडी है और ये इधर कहीं जा रही है और ये दूसरी बॉडी है मान लो, है ना, और ये इधर कहीं जा रही है मान लो, इनका कॉलिजन मान लो इसके अलोंग होता है, ये तो बिफोर कॉलिजन है, तो इनकी जो कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, मतलब जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो तो ये वाली हुई ना, लेकिन इनकी वेलोसिटीज तो कहीं और ही है ऐसे। ये जो कॉलिजन है इसको बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, लिख लो। यानी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनकी वेलोसिटीज नहीं है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। हो सकता है कुछ बॉडीज रखें कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, लेकिन दोनों बॉडी जो हैं वो नहीं रखेगी। कोई एक बॉडी की वेलोसिटी की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो सकती है लेकिन दूसरे की नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। फिर है इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शली इनइलास्टिक और पार्शली इलास्टिक। उसको जाने के पहले चलो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ पहले कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद उस पॉइंट पर आएंगे हम लोग। तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं।
लिख लिया ना सबने? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको डिफाइन किया गया है, इसको किस तरह से डिफाइन किया वो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कॉलिजन भी इसको कहते हैं, यानी इसको न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कॉलिजन भी मैं बोलूँगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है E इक्वल टू इम्पल्स, बताऊंगा अभी इसके बारे में मैं आपको, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी एफ आर डी टी डिवाइडेड बाई एफ डी डी टी, और इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया वेलोसिटी of separation along line of impact divided by velocity of approach along line of impact। और इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया, ये लिख लो पहले, फिर बताता हूँ मैं। लिख लिया? यस सर। अब इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया, रिलेटिव वेलोसिटी relative velocity
of points of contact along common normal after collision divided by माइनस के साथ, लेकिन माइनस के साथ में, ठीक है, relative velocity of points of contact along common normal after collision divided by relative velocity of points of contact along common normal before collision. ये बड़े काम का फॉर्मूला है. माइनस के साथ लेना है. Relative velocity of points of contact along common normal after collision divided by relative velocity of points of contact along common normal before collision. ठीक है, इस पर आएंगे हम लोग. उसके पहले मैं जो दूसरा कॉलिजन हमारा एनर्जी कंजर्वेशन वाला, उस पर समझ लेते हैं. लिख लिया है? यस सर. इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मतलब एक ही होगा. इसमें ए की वैल्यू जो है ना वो 1 होगी, यानी कोई लॉस नहीं होगा इस केस में. नो loss in काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे समझते हैं काइनेटिक एनर्जी of system will be conserved before and after collision. अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा बिफोर एंड आफ्टर क्या, तो फिर इसका मतलब ड्यूरिंग द कॉलिजन एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी तो रहेगी. क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी क्या होगा, जब डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा ना तो उसमें स्टोर हो जाएगी इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन वो जो इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, वापस से वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन एनर्जी का पूरी तरह से कोई लॉस नहीं होगा. यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन. इन इलास्टिक कॉलिजन या perfectly in elastic collision
इसमें क्या होगा कि E इक्वल टू 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम will not be conserved, will conserved before and after collision। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ, bodies will be in, या ये कैसे कि there is no deformation in the bodies, there are no deformation in bodies after collision। लेकिन इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व बिफोर आफ्टर कोलिजन, लेकिन देर आर deformation, there are permanent deformation in bodies after collision। ठीक है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लॉस भी होगा, देयर विल बी maximum loss in kinetic energy of this system, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करूंगा। तो लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया क्या? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में, सबने लिख लिया भाई? No, sir. लिख लीजिए।
हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में पार्शली इलास्टिक और partially inelastic collision। इसमें ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई कर रही होगी, तो इसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं रहेगी, लेकिन ये मैक्सिमम लॉस भी नहीं होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी will not be conserved before and after collision, और यहाँ क्या होगा कि जब डिफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि कंप्लीट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी एक तरह से पार्शियल वे में डिफॉर्मेशन होगा, यानी बॉडीज में डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन जब ये बॉडीज दूर जाएगी तो ये वापस क्या करेगी, कुछ तो इसका इनका जो शेप है ना वो रिगेन होगा, लेकिन फिर भी परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, यानी कंप्लीटली वो नहीं होगा, मतलब रिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इनका। ठीक है, तो देर आर या देर इज some deformation in bodies, लॉस भी कंप्लीटली मतलब मैक्सिमम लॉस नहीं होगा, लॉस भी क्या होगा, इसमें कुछ ही लॉस हो पाएगा, यानी देर इज सम लॉस, ज्यादा लॉस नहीं होगा, देर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ऑफ दिस सिस्टम। तो ये हमारे पास में हो गया है। ठीक, अब कुछ नहीं बचा इसमें, केवल क्वेश्चन करने वाली बात है। मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आता ही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना हमें आता ही है ना। तो इसमें मैं आपको, लेकिन ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है ना, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वो नहीं पढ़ेंगे ना, वेरिएबल मास से पढ़ाऊंगा मैं। वेरिएबल मास ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको इम्पल्स इक्वेशन मैंने बताई ना, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बताई ना ऊपर, इम्पल्स के बारे में, उसी को मैं वहाँ यूज करूंगा वेरिएबल मास में, तो वो अलग कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बस वो जो इम्पल्स वाली इक्वेशन है वो आपको लगाना आना चाहिए, वही मैं सिखाऊंगा वहाँ, है ना। तो चलो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी ई की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। ई का कैलकुलेशन अपने को देखना है ना, तो नेक्स्ट हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ ई। तो यहाँ दो बॉडीज में ले रहा हूँ, उससे देखेंगे। मान लो ये एक बॉडी है, क्या नहीं लिखा था, लिखो।
क्या पूछा आपने? रेस्टिट्यूशन का मतलब कोलिजन से रिलेटेड ही है, ठीक है। जब बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो किस तरह से उनका जो सरफेस है उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है ना, और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m1 है, मान लो सरफेस पर है, दो बॉल मान लेते हैं, समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी पूरी लाइन की इसकी। इसके बाद भी क्लास है क्या आप लोगों की अभी आज? हाँ सर, मैथ्स है। मैथ्स है ना, चलो देखते हैं। तो ये बॉडी है, मान लो ये U1 से आ रहा है, इसका मास m1 है, और ये मान लेते हैं ये U2 से, इसका मास m2। अब आप बताइए इन दोनों में कॉलिजन कब पॉसिबल है? जब U1 ग्रेटर देन U2 होगा। यस अगर U2 ग्रेटर देन U1 हो तो कॉलिजन पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, कॉलिजन होगा ही नहीं। तो मान लो इनका कॉलिजन हुआ तो क्या होगा? ये जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देखा था हम लोगों ने, एक ब्लॉक था जिससे स्प्रिंग अटैच थी और लेफ्ट साइड से राइट साइड में एक ब्लॉक आ रहा था, मैक्सिमम कंप्रेशन की बात किया था हम लोगों ने। यहाँ भी ऐसा होगा क्योंकि U1 U2 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों जैसे कांटेक्ट में आए, अभी जस्ट कांटेक्ट में आए, तो अभी भी इसकी तो वेलोसिटी U1 ही है, इसकी U2 है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। क्या होगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा यहाँ। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो तब तक यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जस्ट भले कांटेक्ट में है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो रिफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, इसको कंटिन्यूसली फोर्स इधर लग रहा है, इसको इधर लग रहा है, तो 1 की स्पीड डिक्रीज करेगी, 2 की स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये 1 है, ये 2 है, तो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, यानी रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये उसके बाद ये V2 से चला जाएगा, अरे V1 से इसके पीछे पीछे आ रहा होगा, है ना, ये M1 है, ये M2 है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिफॉर्मेशन है। इनके बीच में जो मैंने जो लिखा है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और एक लिखा है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स इसको लगेगा वो एक तरह से लगेगा डिफॉर्मेशन, तो एफ डी, इतना ही फोर्स एफ डी इसको लग रहा है, और यहाँ जो फोर्स इसको लग रहा होगा वो दरअसल क्या होगा, एफ आर, और ये भी क्या होगा, एफ आर। तो एफ डी कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन में दिखा रहा हूँ और ये जो रेड या ब्लैक लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिफॉर्मेशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको एफ आर फोर्स लग रहा होगा, है ना। मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि वो इमीडिएटली चेंज हो रहा है वो फोर्स यहाँ, हरी बात सुन, मैं इसलिए यहाँ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि ब्लू ब्लू का देखो आप, ब्लू में एफ डी फोर्स है और रिफॉर्मेशन जब हो रहा है तो जो ये जो मैंने ब्लैक में वापस से बनाया इधर, वो एफ आर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो मैं पहले बॉल 1 के लिए ले लेता हूँ, ये बॉल 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है,
ये 1 है, ये 2 है, कोई भी एक के लिए ले लेते हैं। मैं अगर 2 के लिए लेना चाहो तो 2 के लिए ले लेते हैं। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बॉल 1 के लिए भी ले सकते हैं, बॉल 2 के लिए भी ले सकते हो। मैंने फॉर बॉल M1 के लिए ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि M1 को किधर लग रहा है, राइट लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो माइनस FD इनटू DT। मान लो DT टाइम में घटना हुई है, क्योंकि कॉलिजन शॉर्ट टाइम के लिए होगी, है ना, तो फोर्स भी क्या होगा वहां, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा फिर रिफॉर्मेशन होगा। तो फाइनल क्या लिखेंगे इसका, लेकिन M1V माइनस M1U1 ये लिखेंगे, है ना। उसी तरह अगर आप बॉल 2 के लिए भी लिख सकते हो, फॉर बॉल M2 क्या लिखोगे, FD/DT इक्वल टू M2V माइनस M2U2 ये लिख लो पहले। ये तो लिखा मैंने इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मैं बात सुन पा रही यहाँ तक? यस सर। लिख लिया सबने ना? अब यहाँ दोनों को ऐड कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 + 2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू M1V माइनस M1U1 प्लस M2V माइनस M2U2। यानी अगर आप, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V इक्वल टू M1 प्लस, सॉरी, तो M1U1 प्लस M2U2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास। ये लिख लो पहले। ये ऊपर का रिमूव कर देता हूँ मैं, लिख दिया आप लोगों ने ना। अब बात करते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन की। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, मैं पहले फॉर M1 के लिए ले रहा हूँ, फॉर बॉल M1, तो क्या हो जाएगा, माइनस FR/DT इक्वल टू M1V1 माइनस M1V फॉर बॉल M2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में FR/DT इक्वल टू M2V2 माइनस M2V। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यानी 4 + 5, तो 0 इक्वल टू आ गया M1V1 माइनस M1V प्लस M2V2 माइनस M2V, यानी आ गया M1 प्लस M2 इंटू V इक्वल टू आ गया M1V1 प्लस M2V2, और ये इक्वेशन नंबर
हमारे पास में 6। आप देख रहे हो कि 3 और 6 दोनों इक्वल है ना। तो सिंस 3 इक्वल टू 6, तो अल्टीमेटली क्या हो गया है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो मोमेंटम तो कंजर्व है ड्यूरिंग द कॉलिजन भी और आफ्टर द कॉलिजन भी, बिफोर द कॉलिजन भी, यानी मोमेंटम पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे तब भी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन ही कंजर्व रहेगी, ड्यूरिंग द कॉलिजन नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी इलास्टिक एनर्जी में चली जाती है। बताएंगे आगे, पहले ये लिख लो। तो इम्पल्स और डिफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो इसको तो नीचे वाले को रिमूव कर दूं ना मैं ये। तो यहाँ से देखो मैं इम्पल्स और डिफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ इस वाली को यूज करके। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से देखो, एफ डी डी टी इक्वल टू माइनस m1 v माइनस m1 u1। v की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन यूज करूँगा मैं यहाँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से एफ डी डी टी मिल जाएगा मुझे। इसको तो हटा देता हूँ मैं। तो इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को ही। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से देखो आप, एफ डी डी टी इक्वल टू मिलेगा m1 u1, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हो गया एफ डी डी टी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m1 का होल स्क्वायर u1 प्लस m1 m2 u1 माइनस m1 u1, है ना। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्या? सर जो आपने सेकंड स्टेप किया उसमें m1 भी आएगा ना, एक u1 जहाँ पे v को ये किया, ये m1 भी आएगा ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ m2 ये भी m1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ क्वांटिटी कट जा रही है वो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये वाली क्वांटिटी ये वाली कट जा रही है, यानी ये आ जाएगा एक्चुअली में m1 m2 को बाहर लेंगे तो u1 माइनस u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो ये इक्वेशन आ जाएगी, कहने का मतलब ये है। क्लियर?
Yes, sir. Clear. है ना, ये एफ डी टी आ गया। अब इसी में से मैं यहाँ से देखो ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर बॉल M1 से ले लेता हूँ मैं। हाँ मालूम है, इसको सॉल्व नहीं करूँ क्या? तो ये वाली इक्वेशन में ले रहा हूँ यहाँ, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ आर डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस यानी प्लस M1V माइनस M1V1। यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा मैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये एफ आर डी टी इक्वल टू M1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में M1V1 प्लस M2V2, है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 माइनस M1V1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया है M1 का होल स्क्वायर V1 प्लस M1 M2 V2 माइनस M1 का होल स्क्वायर V1 माइनस M1 M2 V1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। आप यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि एफ आर डी टी इक्वल टू क्या मिल गया, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये मिल गया V2 माइनस V1। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख ही लिया आप लोगों ने, इसको रिमूव कर ही देता हूँ मैं, ये पहले की इक्वेशन है। तो अब यहाँ देखो क्या था हमारे पास में कॉन्सेप्ट, ए इक्वल टू, उसमें रख देंगे। तो ए इक्वल टू था एफ आर डी टी डिवाइड बाई एफ डी डी टी, यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। और इसी को देखो जो लास्ट पॉइंट लिखवाया था मैंने, वो क्या देखो V2 माइनस V1 बाई माइनस बार ले लिया तो U2 माइनस U1। तो V2 माइनस V1 ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पॉइंट है ये माइनस लेके बाद। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास में, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, लिख लो इसको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आप इसका क्या क्या कर लो देखो, सर्कुलर मोशन का 1 और 3 तो कर ही लिया था ना हम लोगों ने, इसका आपको क्या क्या करना है। आप इसका सेक्शन ए कर सकते हो, दिया था ना मैंने, तो सेक्शन बी Yes, मैंने sir. एबीसीडी दिया था आप लोगों को, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। Yes, sir. तो आप सेक्शन ई कर सकते हो, सेक्शन एफ भी कर सकते हो, पर एफ रहने दो भी, सेक्शन ई करिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। बाय 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 बाय।